को कोई थप्पड़ मारेगा, ठीक है, मैं गांधीवादी विचारधारा की नहीं हूँ कि कोई थप्पड़ मारेगा भाई मैंने गाल आगे कर दिया बोला तू एक और मार ले, मैं नहीं हूँ भाई गाड़ गाड़ के लठ भी मारने पड़ जाए। खालिस्तान मुझे पिछले 5 साल से धमकी दे रहा है। अब मैं लंदन में और इनका प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पे साउथ हॉल में तो ऐसा गया दूसरा बंदा खालिस्तानी है। अब मेरे को धमकी देते हैं ये लोग, मार देंगे, मार भी दे भाई कल को, पर कोई भी नहीं, मर जाऊंगी देश के लिए मरूंगी, कोई बात नहीं, डरेंगे थोड़ी तरह से मखा तू खालिस्तानी है तो तेरे से डरूंगी मैं तो नहीं डरती। फ्रॉक पहनती हूँ, वेस्टर्न ड्रेस पहन के चलेगी रोहतक और सामने से कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई खाप के आदमी आ रहे हैं, इसे लत्ते पैर है नुआ होगी किसी के लांडे जाए तो मैं तो घर से निकलती हूँ ना कफन बांध के चलती हूँ। मेरे पापा को आज भी कोई कॉल कर ले, रात में मैं निकलती हूँ लेट हो जाती, मेरे पापा सोते नहीं, यूं कहते कि इंडिया आती हूँ तो तू आया ही मत कर, बोला तेरा कुछ नहीं बेरा रास्ते में कद कोई तना मरवा दे। जाट समाज एकता को ना तारे में तारी चोरी गला यूं कर रखा है, इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे तो है को ना जब खत्म हो लिए। मैं तो ये कहती हूँ देखो अगर किसी को अपने बच्चे को लीगल तरीके से जेन्युइन तरीके से जाना है, आपका चाहे 10 साल का गैप भी है 15 साल का गैप भी है, मैं तरीका बता दूंगी, किसी ना किसी कंट्री में भेज दूंगी लीगल तरीके से बिना पैसे लिए। तो क्या जाट राजनीति को खत्म किया जा रहा है? जाटों ने अपना नाश खुद किया, खुद कर रहे हैं, और उसका रीजन सिर्फ एक है कि जाटों में एकता नहीं थी। मेरे को जो पसंद है वो मैं सुनती हूँ, तेरी नचाई नाचूंगी इस दुनिया की औकात नहीं। देखो गलत किसी गरीब का करो मत, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, लेकिन कोई आपने घना दुखी करे फिर भाई तेरा जैसे दिल करे आ जाए, फिर हम उस विचारधारा के लोग हैं। तो ऑन रिकॉर्ड मैंने अमेरिका से डिपोर्ट बच्चे को 2 साल पहले वो डिपोर्ट हुआ था, उसको मैंने स्टूडेंट वीजा पे यूके बुलाया। कम से कम 12-15 बच्चे ऐसे जो डिपोर्ट होकर अमेरिका से आए हैं और वो बाद में स्टूडेंट वीजा पे गए। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, आपके माध्यम से कहूँगी, एक पाकिस्तानियों ने क्या कर रखा वहाँ पे कि जो हमारे ये एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, जवान लड़कियां हमारी जाती हैं पढ़ने, इनको फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत लड़कियां मैंने अपनी देखी, हरियाणा की, पंजाब की, तो वहाँ पे उन लड़कों के साथ लिविंग में रह रही है, रिलेशनशिप में रह रही हैं, फिर वो उनका 2-4 साल यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा की सरजमीन है, कई लड़ाके देखे हैं, लेकिन कई जंग मैदानों में नहीं विचारों में भी होती है। दोस्तों, अगर बात करें किसान आंदोलन या फिर पहलवान आंदोलन, संगीता दहिया का नाम ना आए तो पूरा ही नहीं होता। दोस्तों, कोई भी सरकार हो या फिर समाज की बात हो, धड़ल्ले से एक दबदबे के साथ बोलती है। अगर इमिग्रेशन की बात है, वहाँ भी दबदबा बनाया हुआ है। यूके में रहती है। आज बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी, आपका एक बड़ा बयान वायरल हुआ था कि जाटो ये खून पानी बन गया है। ये बयान देखो क्या होता है कि जाट समाज जो है ना मनदीप जी, अपनी इज्जत के लिए लड़ता आया है। हमारा अगर आप देश की आज़ादी में योगदान देख लो, इस देश की इज्जत बचाने के लिए, इस देश का नाम ऊंचा करने के लिए, इस देश के लिए बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए, इस देश के को मेडल दिलवाने के लिए हर जगह जाट हमेशा ना अग्रणी रहे हैं। हम ना बड़े प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के लोग हैं। प्रोग्रेसिव मतलब हम कुछ ना कुछ करेंगे, बढ़िया करेंगे। अब मान लो कोई चीज़ गलत हो रही है, चाहे एक आम आदमी के साथ गलत हो रही है, आपने देखा होगा गांव में नुला जाटा ना अनुमान क्या आ रहा है, बोला 2 लोग रोड़ा हो रहा है, बोला हमारे वाले बीच में कूद जाएंगे, बोला भाई कराओ भाईचारा। वो है हमारे अंदर है ये चीज़, हम थोड़े से ना दिल के अच्छे हैं, भावुक है। अब क्या होता है कि मान लो कोई गलत चीज़ हुई, गलत हुआ, जिस टाइम पे मैंने बयान दिया था जब ये स्पोर्ट्स वाला मैटर हुआ था साक्षी के साथ। अब साक्षी हिंदुस्तान की अकेली बेटी थी जिसका इतने बड़े लेवल पे देश का नाम ऊंचा किया और पहला मेडल आया देश के लिए, और उस टाइम पे उसको पकड़ के जिस तरीके से घसीट रहे हैं, मतलब चलो मैं ये नहीं कहती गलत और ठीक, वो तो कोर्ट तय करेगा, है ना। कोर्ट में लड़ाई चल रही है बृजभूषण के खिलाफ, वो तय होगा भाई किसने क्या किया है। मेरा मानना ये है कि किसी भी लड़की को इतने गंदे तरीके से पकड़ के खींचना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे अगर मान लो कम्युनिटी के 10-15 लाख आदमी रोड पे होते, अब इतनी बड़ी कौम है, यूं कि भाई हम 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़, इतना बड़ा क्राउड है, आदमी 500 खड़े हैं, आप समझ रहे हो ना। आप प्रोटेस्ट करता कोई बता, वहाँ 2000 आदमी है, 2000 की जगह वहाँ 20 लाख होते। मैं यूँ कहती हूँ ये मुद्दा उससे दिन छोटा आउट हो जाता। सारी सरकार, मोदी जी खुद बुला के होगा भाई निपटा हो रहे की बात होगी, क्योंकि उसका एग्जाम्पल है। किसान आंदोलन में जमे रहे लोग, जमे रहे, 1 साल तक आंदोलन चला, अपनी बातें मनवाई, तो मोदी जी बैकफुट पे आए थे, सरकार बैकफुट पे आई थी, और बातें मानी ना, बातें मानी, इम्प्लीमेंट किया, पूरा प्रशासन वहाँ पे था, उनका डेलीगेशन गया, समझौता हुआ, बातचीत का उसका रीजन क्या था,
प्रेशर बनाना, पब्लिक थी रोड पे। तो एक बेटी के साथ गलत हुआ, मैं लंदन थी भाई, दुख हुआ मुझे कि देखो, हालांकि मेरा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन जागरूक हूँ, पढ़ी लिखी औरत हूँ, जागरूक हूँ, तो मुझे ये दुख हुआ यार, किसी लड़की ने इतना देश का नाम ऊंचा किया। और वहाँ पे भी ना एक्चुअली गोरे बात कर रहे थे। आप जैसे मैं वहाँ भी डिबेट्स में जाती हूँ, हाई कमीशन के साथ कनेक्ट हैं, लोगों से मिलते जुलते, तो डिस्कशन एक ओपनली, यार इंटरनेशनल चैंपियन साक्षी मलिक के साथ ऐसे हो गया, एक बहुत बड़ा हुआ हो गया था मार्केट में ना। देन आई लाइक केम ऑनलाइन, और अपने जो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने मन की बात बोल सकते हो कि यार मुझे बुरा लगा, तो भाई मैं जाट समाज एकता को ना तारे मैं तारी चोरी गला न्यू कर रहा यार, इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे तो है को ना जब खत्म हो लिए। तो उसके बाद फिर कोई धमकियां वगैरह नहीं मिली आपको? धमकियां तो मेरे को पिछले जी 15 साल से मिल रही है। धमकी तो एक्चुअली क्या था मनदीप जी, मैं हरियाणा की ना पहली लड़की थी फेसबुक पे जिसने लाइव आना शुरू किया था 2014-15 में, और मैं 2011 से सामाजिक एक्टिव हूँ। तो समाज में जाना, मुद्दों पे बोलना, पंचायतों में जाना, तो धमकी तो है ना जी, जब न्यू नहीं कह रहे लुगाई घर से लिखड़ेगी और आगे आवेगी और आगे आके बोल डो के बोलेगी और किसी भी मुद्दे पे बोलेगी, तो उसके इतने दुश्मन हो जाते। मैं तो घर से निकलती हूँ ना, कफन बांध के चलती हूँ। मेरे पापा को आज भी कोई कॉल कर ले, रात में मैं निकलती हूँ लेट हो जाती, मेरे पापा सोते नहीं, यूं कहते कि इंडिया आती हूँ तो तू आया ही मत कर, बोला तेरा कुछ नहीं बेरा, रास्ते में कद कोई तना मरवा दे। तो धमकियां मिलती रहती है। फिर बाय बात है, डरांगे तो फिर कोई तो बोलेगा, डर नहीं लगता मेरे को। अब तो यूके में हो आप, तो अब तो ये चीजें छोड़ देनी चाहिए आपने, अब तो बिल्कुल बढ़िया तरीका से। यूके देखो, आप समझो आजकल ना ग्लोबल वर्ल्ड है, आप व्यापार करने के लिए आपका बिजनेस किस कंट्री के हिसाब से आप कर रहे हो, मेरा वहाँ पे बिजनेस है, मेरा इंडिया में ही बिजनेस है, तो आपको किस कंट्री की पॉलिसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके आपको आप क्या लेके आ रहे हो। अब मैं वहाँ पे काम करती हूँ, टैक्स पेयर मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, मैं यूके की सिटीजन नहीं हूँ, वहाँ पे मैं सेटल हूँ, बिजनेस है मेरा वहाँ पे, करती हूँ, मैं इंडिया भी आती हूँ, मैं अमेरिका भी काम करती हूँ, कनाडा भी काम करती हूँ, कई देशों में काम है, तो मैं टैक्स तो यहाँ भर रही हूँ, वहाँ पैसा कमा के मैं इंडिया में पैसा लेके आ रही हूँ। तो हम लोग तो देश के लिए एसेट है, हम तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। आज के समय में हरियाणवी युवाओं को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो कौन पहुंचा रहा है आपके हिसाब से, क्या लग रहा है? वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हरियाणवी युवा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन में चला गया है। देखो, जो यहाँ पे ना अलग अलग क्लास हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना वो खुद अपना नुकसान करते। उनकी परवरिश ओके है, उनका दिमाग ओके है, एक डिसीजन टेकिंग पावर ओके उनकी, उनको डिसीजन मेकिंग, उनको ज़िंदगी में क्या करना है। दूसरा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो बच्चे खुद पहुंचा रहे हैं। हम लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम हरियाणा के आदमी की, सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है, हम उस चीज़ को फैक्ट वेरीफाई नहीं करते। आपको मान लो विदेश जाना, अभी जो बात है, अभी डंकी वाला मुद्दा चल रहा था, पिछले 5 साल में डंकी की भेड़चाल आ गई है, भेड़चाल आ गई डंकी की। 5 साल में आपने डंकी में हजारों बच्चे बाहर चले गए। तो हम क्या देखते, फलाने का चला गया हमें भी जाना, हम ये नहीं देखते क्या मुझे डंकी से ही जाना जरूरी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जिनका लीगल तरीके से हो सकता था, अमेरिका भी लीगल तरीके से हो सकता था, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया, बस फलाने का डंकी से गया तो मैं भी जाऊंगा। तो भेड़चाल है हमारे लोगों में, भेड़चाल है। यूके जाने का सफर कैसा रहा, किन कठिनाइयों, कोई कठिनाई आई इस बीच में? नहीं, मेरे साथ मनदीप जी क्या था कि मैं एक्चुअली 2011 से विदेश में हूँ। मैं MBA मैंने 2011 में की थी ना, आफ्टर डेट मतलब मैं आउटसाइड ही रही हूँ। मैंने जॉब की है कंपनियों में, मैं पहले फ्रांस में थी, मैं मतलब टर्की में जॉब की, मैं अमेरिका चली गई थी, फिर मैं तो काफ़ी साल MNCs में मैंने जॉब की है। उसके बाद मैं लंदन घूमने कई बार जा चुकी थी, मैं घूमती रहती थी। लंदन का डिसीजन मेरा इसलिए था कि वहाँ पे जीरो पोल्यूशन है, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बिजनेस के फेवर में बहुत अच्छी है। तो कोरोना चल रहा था, मैं तो थोड़ा सा ना अपना टाइम यूटिलाइज करी थी, मेरा ऐसा भी नहीं था मैं परमानेंट सेटल हो जाऊंगी। तो मैं गई तो थी अपना कि भाई ठीक है, मेरे को एक अपना लीडरशिप का कोई प्रोग्राम करना था रशल ग्रुप में, मेरे को लगा कि अपना विदेश चली जाती, थोड़ा सा पढ़ लूँगी, 1 साल अपना स्किल्स एनहांस करती रहती हूँ मैं। फिर मुझे उसके बाद लगा कि नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ भी मुझे ऐसे लग रहा था कि इंडिया में भी, क्योंकि एक तो गुड़गांव में हम लोग बेस्ड हैं, गुड़गांव में ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और चारों तरफ इंफ्रा भी है ना, इंफ्रा डेवलप तो हो रहा है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ नहीं है। तो व्यापारी क्या सोचेगा कि वो सेफ बिजनेस अपना बैठ के कर ले। एक सेकंड रीज़न क्राइम है। इंडिया में आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है, या आप ज़्यादा कमा रहे हो, या आप ठीक कमा रहे हो, आप सेफ नहीं हो। यूके में सेफ्टी में चीज़ें नहीं है। तो हरियाणा का युवा जैसे विदेश में जा रहा है, तो वहाँ की लाइफ आसान है?
बाहर की लाइफ की आजकल हर कंट्री की लाइफ आसान है, कोई टफ नहीं। आजकल बहुत बहुत सब कुछ चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल, है ना। यूके में आप इंडिया से, पहले क्या होता था, हरियाणा से 10 साल पहले बच्चा बाहर जाता था, आपको खाना पीना ठीक प्रॉपर नहीं मिलता था। आजकल यूके में हरियाणा से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल। आप किसी इंडियन स्टोर में चले जाओगे तो वहाँ ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, आपको इंडिया में कम मिलेंगी। तो यूके में वो चीज़ें नहीं, अमेरिका में भी नहीं। आजकल ना सब ग्लोबल कनेक्ट है, चीज़ें बहुत आसान हो गई है, ईजी हो गई है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इसलिए वर्ल्ड माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन चलता रहता है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, यूके वाले यहाँ आ रहे हैं, तो चलता रहता है। तो इमिग्रेशन की अगर बात करें, आप इमिग्रेशन में काम कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन क्या एक पैसे कमाने का साधन है, या फिर आपकी क्या राय है इस नहीं, देखो, हर कोई बिजनेस करता है, पैसे कमाने के लिए करता है, लेकिन आप राइट गाइडेंस के साथ अप्रोप्रिएट तरीके में बिजनेस करो। बिजनेस कमाने के ना पैरामीटर होते हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप ठग्गा बग्गी कर लो किसी के साथ। रही इमिग्रेशन की बात, जो ऑफिशियल इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो सर्टिफाइड कंसल्टेंट होते हैं। अब जैसे हम यूके में हैं, यूके में प्रॉपर लाइसेंस होता है, प्रॉपर कंपनियां होती हैं, उनके ऑडिट आते हैं। ऐसा नहीं हमारा जैसे इंडिया में कोई कुछ नहीं है, हमारा तो यूके में काम है, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कंपनियां हैं। अब वहाँ पे 1 रुपये की सीटिंग नहीं कर सकती किसी के साथ, करते ही वहाँ की सरकारी टांग देगी आपको, आप कुछ भी करोगे तो हरियाणा के युवाओं का संघर्ष कैसा रहता है? जैसे आप यूके में हो तो बहुत सारे युवा यूके जाते हैं, तो फिर क्या कुछ शुरू में संघर्ष करना देखो, पड़ता है? स्टार्टिंग में स्ट्रगल है। आपको 1 या 2 साल तो पढ़ने वाले बच्चे को किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली यूके, स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो, एक तो आपको ठंड है वहाँ पे ज़्यादा, पढ़ाई के साथ साथ जॉब करनी है, आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते पढ़ते आपको फिर अपना पार्ट टाइम जॉब भी करना है, क्योंकि आपका वहाँ पे ना किराया बहुत महंगा होता है। आपको रेंट अपार्टमेंट लेना है, आपको ग्रोसरी महंगी है, ट्रांसपोर्ट है, तो आपको अपने लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। तो अब कम उम्र का बच्चा, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो टफ तो है। 1 या 2 साल टफ है, लेकिन उसके बाद जब आप फुल टाइम जॉब में आ जाते हो या बिजनेस में आ जाते हो, तो फिर गोल्डन चीज़ें। आप किस प्रकार उनकी मदद करते हो? क्योंकि हम देखते रहते हैं आपकी जो सोशल मीडिया है उस पर आप डालते रहते हैं कि वहाँ का लड़का आया है, तो क्या रहता है? देखो, हमारा तो मनदीप जी क्या है, ओनली फॉर द हरियाणा, नॉट फॉर द अदर्स। मैं तो खुल के कहती हूँ। तो हमारा तो, क्योंकि ना अफ्रीका से भी बच्चे आते हैं, रशिया के भी बच्चे आते हैं। मेरा तो वर्ल्ड वाइड काम है एक्चुअली। हमारा तो ना बड़ी कंपनी है काफ़ी, और मेरे जो जिनके साथ हमारा काम है, जो पार्टनरशिप में है, डायरेक्टर हैं, वो 40 साल से यूके में बैठे हैं, और उनके अपने हमारे कॉलेजेस होते थे पहले। तो वी आर इससे बिग कंपनी, और एसोसिएशन में काम है सारा। तो हमारे तो बच्चे बहुत आते हैं, हमारा तो डेली एक बच्चा बाहर जाता है आज के दिन। तो हरियाणा के बच्चों का मेरा हरियाणा से लगाव है, तो हम उनसे ना तो पैसे तो हम लेते ही नहीं। स्टूडेंट वीज़ा में वी डोंट टेक एनीथिंग। दूसरा क्या है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ करते हैं रशल ग्रुप। जैसे क्या होता है, गांव के बच्चे को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए, किंग कॉलेज में चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में चाहिए, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में चाहिए, उनकी काउंसलिंग में खुद करते हैं और उनमें एडमिशन करवाते हैं। अब वहाँ नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में तो कोई भी भेज देगा, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आपके फिर कंसल्टेंट ओके होने चाहिए। सेकंड, वहाँ पे मदद ये होती है कि एयरपोर्ट पे गाड़ी खड़ी मिलती है बच्चों को। बच्चा आएगा तो एयरपोर्ट से उसको दुखी नहीं होना पड़ता, हम उसको ड्रॉप करवा देंगे। अकोमोडेशन उनके अरेंज रखते हैं। यूके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकोमोडेशन की होती है, क्योंकि बिना गारंटी घर नहीं मिलता। अब मेरा बच्चा मेरे थ्रू आ रहा है, मेरी कंपनी के थ्रू आ रहा है, तो गारंटी हमारी, अकोमोडेशन हम करके देंगे। फिर लड़की जितनी आती है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर मान लो अकोमोडेशन लेट है, सवेरे, तो मेरे घर रुकेंगी। हरियाणा की लड़कियाँ, दूसरा, हाँ, हरियाणा की लड़की, सबकी मेरे पास को 500-700 बेटियां हैं आज के दिन वहाँ पे पढ़ रही हैं। उसके साथ साथ फिर जॉब, पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है कि हमारे ना एक्चुअली हमारा रिक्रूटमेंट का भी काम है वहाँ पे, बड़े लेवल पे, MNCs के साथ। तो मान लो जैसे जिसके स्किल्स हैं, इंजीनियरिंग का बच्चा है, उसको IT कंपनी में लगवा देंगे, मेडिकल का बच्चा है, NHS में लगवा देंगे। तो लिंक है, रेफरेंस है, फिर रिक्रूटमेंट का काम है, तो हम बच्चों को की जॉब भी लगवाते हैं पार्ट टाइम। तो बच्चे को जाते ही घर मिल गया, बच्चे को जाते अकोमोडेशन मिल गया, बच्चे को जाते ही अपना भाई कैब मिल गई या उसको गाड़ी भेजेंगे, बच्चे को जाते ही जॉब मिल गई, तो वो फिर बच्चा खुश है, उसको टेंशन नहीं है, कोई नहीं रहती। वो फिर उसकी मेहनत तो देखो उसको करनी पड़ती है, फिर अपना हार्ड वर्क, तो बच्चे को पढ़ना भी है, जॉब भी करनी तो पड़ेगी जी। तो पैसा जैसे बाद में लेते हो या लेते ही नहीं, मतलब क्या रहता है? हम नहीं लेते मनदीप जी। तो देखो मैं बता दूं, कैसे रहती, क्योंकि कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हम लोग ना ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्सिटीज़ के। हम यूके यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं। जैसे हर यूनिवर्सिटी की ना PR टीम होती है, तो ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम के कोलैबोरेशंस होते हैं। तो हम यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे हायर करते हैं। हम यूनिवर्सिटी का, और हमारा B2B मॉडल है। हमें पे करेगी तो यूनिवर्सिटी पे करती है, बच्चा कोई पे नहीं करता, ना हम बच्चों से लेते। और ये यूनिवर्सिटी की भी गाइडलाइन होती है, बच्चों से एडमिशन करवाने के हम ना कोई पैसे लेते, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। और एवरीथिंग इज रिटर्न। हम जो भी बच्चे का होता है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ मेंशन होता है। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पे यूनिवर्सिटी मान लो हमारे साथ कोलैबोरेशन में नहीं है, क्योंकि हमारे सरकारी काम है वहाँ पे,
तो हम यूनिवर्सिटी में टेंडर अप्लाई करेंगे, बिड मिलेगी, हम यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन प्राइवेट का मैं नहीं करती। तो जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो पंजाब साइड का, गुजरात का, कई बच्चा ऐसा होता है कि भाई पढ़ने में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 12वीं कर रखी, बोला जी आइल्स क्लियर नहीं होगा, ऐसे बच्चों के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाते हैं। तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कौन ओन कर रहा है? मान लो मेरे पास तो नहीं है ना, वो तो लेगा भाई, तो वो 20-30 हज़ार रुपये, मैक्सिमम रेट 50 हज़ार होता है कि भाई 50 हज़ार ले लिए, 20 ले लिए, वो उनका वीजा का खर्चा जो आता है, वो गलत भी नहीं है। हर भाई कोई काम करा रहा है बिल्कुल, वो तो देखो बनता भी है, वो बाद में होता है, लेकिन बच्चा भाई जो जब उसका वीजा आ जाता है तो देन उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन दे टेक द ऑफिशियल मनी, अपना पे करो और पहुंचो, उसमें यूनिवर्सिटी को ही पता होता है वो ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरियाणा की छोरी और आज भी अगर यूके में रह रही है तो दिल फिर भी हरियाणा में। वो तो आत्मा तो यही है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भी आपने एक बड़े तरीके से मेंटेन किया हुआ है, हरियाणा के जो युवा हैं काफी एक अच्छा ग्रुप वहाँ पे बनाया हुआ है। बिल्कुल जी। तो फिर कैसे कितने दिन में बातचीत होती है? व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब कैसे, क्या अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो फिर कैसे? वहाँ पे जी देखो कनेक्ट है। एक तो क्या है कि लंदन जो ना छोटा सा लंदन है, आर्च पे बना हुआ है, तो अपने ये मान लो 1000-1500 आदमी, तो मतलब बच्चे, सॉरी आदमी की फैमिली, बच्चे मेरे आसपास ही हैं, घर के आसपास। बाकी अदर सिटीज़ में, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, तो जो भी त्यौहार होते हैं ना हमारे, जैसे मान लो होली आएगी, दिवाली है, अपनी कोई भी बड़ा फेस्टिवल हमारा होता है, एक इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे, तो उस टाइम पे पूरी कम्युनिटी कनेक्ट हो जाता है, हरियाणवी कम्युनिटी आ जाती है, तो वो मिलते रहते, कनेक्ट होते हैं, सब एक दूसरे के टच में है व्हाट्सएप के थ्रू ना। सोशल मीडिया पे आपके काफी फैन फॉलोइंग है, तो कोई मिशन के तहत ये चीजें चल रही हैं जो आप? ना मेरे से लोग प्यार ही इतना करते, फैन फॉलोइंग तो मेरी, अब तो मैंने छोड़ दिया सोशल मीडिया। पहले तो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड था, ऑन रिकॉर्ड था, सरकार को ही पता, सबसे ज़्यादा रहा है मैंने कभी आज तक पेड प्रमोशन नहीं किया। ये मैंने पेज नहीं बनाए, ये जो फेसबुक पेज पे नहीं हूँ मैं, मेरी प्रोफाइल है खाली, और प्रोफाइल पे इतने फॉलोवर होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबको पता है। तो ये डे वन से ही लोग, हरियाणा का आदमी देखो व्यवहार अच्छा है, नीयत अच्छी है, सुख दुख में अपने लोगों के खड़ी हो। अब जैसे क्या होता है लंदन में, जैसे मान लो किसी बच्चे की डेथ हो गई है ना, हो जाती है बच्चे, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, डेड बॉडी भिजवानी है, कोई करना, उसमें कोई पैसे थोड़ी लेते हैं, पर आपको एक महीना हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, आपको वहाँ के एम्बेसीज के काम आपको करवाने पड़ते हैं, तो आप अपने लोगों के लिए वहाँ सुख दुख में खड़े हो जी, तो फिर लोग देखो प्यार तो करेंगे ना, आप करोगे तो वो है। तो राजनीति के लिए कोई, जैसे आपके पास ऑफर आए हैं, और कौन सी पार्टी से आए हैं अगर ऑफर आए हैं? देखो जब इंडिया में थी तो सारी पार्टीज के ऑफर रहे मेरे पास, तीनों। दुष्यंत जी की भी, वो तो उनके साथ तो मैं थी भी, मतलब ऑफिशियली साथ नहीं थी, बट आई ऑलवेज सपोर्ट हिम। तो कांग्रेस का भी ऑफर रहा मुझे, बीजेपी के भी ऑफर थे, लेकिन मुझे ना पॉलिटिक्स में आना नहीं था। मेरा एक्चुअली कोई मिशन नहीं था कि भाई मुझे राजनीतिक जाना है। मैं बोलती लिखती इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ना एकेडमिक ठीक हूँ, मतलब मेरा बैकग्राउंड ओके है बोलने में, लिखने में। मुझे ये रहता था कि कुछ गलत हो गया ना, या गलत हो रहा है, तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोलेगा तो कब बोलोगे? छोटराम जी एक बात कहते थे, बोला कि अगर तुम्हारी पढ़ाई की योग्यता का क्या फ़ायदा है, तुम मुद्दों पे बोल नहीं सकते, बोलना तो पड़ेगा ना किसी किसी को। तो मैं बोलती थी फिर इन चीज़ों। तो हरियाणा की राजनीति पे आप क्या राय रखते हैं? अब की जो राजनीति है हरियाणा के अंदर जो चल रही है, क्या लग रहा है आपको, कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? देखो हरियाणा की राजनीति, अब तो देश छोड़ दिया मैंने, लेकिन नहीं, आपका दिल हरियाणा में ही है अभी भी। हाँ, दिल हरियाणा में जी। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, कांग्रेस फेल हुई अपनी नीतियों की वजह से, मैं तो खुल के बोलती हूँ। कांग्रेस की जो नेता है ना, जितने भी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो बड़ी बेकार है, बकवास है। कार्यकर्ता कांग्रेस का बहुत अच्छा था, ठीक है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बेचारे जो वो बैठे थे ना इतने सालों से, भी हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ है, उन सब का इन्होंने ना दिल तोड़ दिया, इनके नेताओं ने। इनकी पूरी सेंटर से लेके स्टेट तक की जो मैनेजमेंट है ना वो बेकार है, वीक है, और यही रीजन है बीजेपी दोबारा आ गई है, और कोई वजह नहीं थी, इनके नेता बेकार थे। तो क्या जाट राजनीति को खत्म किया जा रहा है? नहीं, जाटों ने अपनी राजनीति खुद खत्म की है, जाटों को कोई खत्म नहीं कर सकता। लिख लेना आप इस बात को, ऑफिशियली बोल रही हूँ, मैं जाट नेता रही हूँ। जाटों ने अपना नाश खुद किया, खुद कर रहे हैं, और उसका रीजन सिर्फ एक है कि जाटों में एकता नहीं थी, और कोई वजह नहीं इनमें, और इनका किसी ने कुछ नहीं किया। कोई अच्छा एक बात और है, कोई बीजेपी हमारे खिलाफ नहीं है, हम अपने खिलाफ खुद है। ऐसा नहीं कि बीजेपी हमारा क्या बुरा करेगी, हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता, ना कांग्रेस बुरा कर सकती हम लोगों का। हम यहाँ मेजोरिटी में बैठे हैं, स्टेट में एकता है, भाईचारा। आज भी बीजेपी में कितने लोग हैं? अगर हम अपना रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेंटर में बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट हमारे बैठे हैं आज के दिन, है ना, भाई धनखड़। हम तो, मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है, आज कैबिनेट में हमारे मंत्री बैठे हैं, बीजेपी में सेंटर, आज स्टेट में हमारे 4 मंत्री, 4 हैं या 3, आई थिंक 3 से 4 हमारे बैठे हैं, डांडा जी बैठे हैं, श्रुति बैठी है, तो सारे हमारे ही ना है।
जाट बीजेपी में भी है भाई, हर जगह जाट है, लेकिन मुद्दा एक्चुअली ना आइडियोलॉजी अलग होती है कि भाई कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को करता है। प्रॉब्लम जाटों का सीएम इसलिए नहीं बनता क्योंकि चौधर का रोड़ा है। और मैं तो देखो पहले भी बोलती थी, तुम ये चौधर के फार्म भरने छोड़ दोगे ना और एक होके मैक्रो मैनेजमेंट, आपकी माइक्रो मैनेजमेंट ओके है और एक होके लड़ोगे, तो मैं लिख के दे रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं आना जाना किसी का। लेकिन हमारे लोग भाई मैं तो फिर नस हो गया। आप समझाओ ना इनको। नहीं, मैंने इनको समझाना छोड़ दिया, इनका कोई नहीं समझा सकता। मैंने समझाना छोड़ा और मैं इसी बात पे इसलिए आ रही हूँ, यही वजह है दुनिया बाहर निकलने लग गई। मैं आपको बताऊं, जब मैं विदेश मूव हुई थी तो मैं जाने से पहले एक लेटर छोड़ के गई थी, एक पत्र मैंने लिखा था जो बहुत वायरल हुआ था मेरा देश छोड़ने का जो मेन मुख्य जो कारण था वो यही था कि हमारा जो समाज है ना, उस समाज में एकता बिल्कुल नहीं है। और वो समाज आपको, अगर मान लो मैं ये मानती और मानती क्या हूँ, लोगों को पता भी है, मेरे जितनी मेहनत या मेरे जितने काम और मेरे जितने पंगे और मुद्दे, पंगे भी कि सरकार से डायरेक्ट भिड़ना और लड़ना हर मुद्दे पे, और पंचायतों में उस लेवल पे बोलना, 10-10 लाख आदमियों की रैली में अकेली संगीता दैया खड़ी है और आज तक एक मुकदमा मेरे ऊपर नहीं, कोई 751 का मुकदमा नहीं, कोई नाम खराब नहीं हुआ, कोई आदमी पीठ पीछे भी ये नहीं कह सकता कि भाई हमारा इस छोरी ने कितना बुरा करा। पक्ष बीजेपी की सरकार इतने सालों से, सारी बीजेपी का संगठन और मंत्री ये कहते हैं कि बोला ईमानदार तो है, कम से कम मुंह पे गाड़ बक के जागी, लेकिन ईमानदार लड़की है, मेरा बुरा नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को कभी बीजेपी ने भी कुछ नहीं कहा। कोई मुद्दा हो गया, लड़ाई हुई, मेरी बीजेपी वालों से भी लड़ाई हुई, चाहे मैं सीएम के साथ आगे जाके बैठ गई कि ये बसड़ है। सरकार को, संगठन को ये पता था कि ये लड़की ईमानदार है, तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरा नेचर कैसा था, मैं मान लो जाटों को सपोर्ट करती हूँ तो जाट भी गलत करेंगे तो मैं बोल लूंगी। लेकिन उसका रिवर्स क्या हुआ, मुझे बहुत धमकियां मिली। धमकी क्या मिली, मेरे को जान से मारने की धमकी दी, फिरौती मेरे से मंगवा दी। मेरे को तो इतनी धमकियां मिली है जिस किसी को नहीं मिल सकती। मतलब फिरौती भी आ गई आप पे। मैंने पिछली बार आई थी जब इनको बता के भी गई सरकार को कि फिरौती मांग रहे हैं, बताओ कहाँ। मतलब इतने तो पैसे बिना कमा लिए भी फिरौती दे दूं, तो इतने अमीर हो आप, फिरौती भी मांग ली। दो गैंग ने मांगी, एक ने भी नहीं। मेरे ख्याल से तो दोनों का कोलोब्रेशन था, बोला पहले ना मांगी तो दूसरा भी मांग ले। तो चलती रहती हैं चीजें। बट मैं जाटों को ना बोल के गई थी कि समाज में बिखराव की वजह सिर्फ एक था, दूसरा सोशल मीडिया। हमारे जो यूथ है ना, हमारा जो यूथ है वो पावर पॉलिटिक्स में ज्यादा चला गया। मतलब कैसी पावर पॉलिटिक्स, दूसरे वाली। आज आप देखना, सबसे ज्यादा क्रिमिनल हमारे हैं, नशे में हम लोग चले गए, दिखावे में हम लोग चले गए, हम लोग पढ़ाई छोड़ के हम लोग ज्यादा चीजों में उलझ गए। तो यही वजह है जी खत्म होने का ना, और कोई चक्कर नहीं। खत्म नहीं तो देखो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो जो थी ना, हमारा जो एक तोरा था वो सच में खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। जो आपकी लाइफस्टाइल है वो काफी मॉडर्न है। जी जी। अब तो आप चलो यूके में हो, जब हरियाणा में थे तो फिर बोलते नहीं थे, इन चीजों को झेलना पड़ा आप लोगों को? मैं तो यूट्यूब पे आज भी वीडियो पड़ी होंगी, ट्रोल करते रहते थे, अब भी करते हैं। देखो हरियाणा अब तो ना बहुत चेंज आ गया। मैं एक चीज बताऊं, इंस्टाग्राम को और मीडिया को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि चलो कुछ तो बदला, कुछ तो चेंज हुआ। पहले मेरे टाइम पे क्या, मैं जैसे ना डीयू में पढ़ी हूँ, बाहर जॉब करती थी, दुबई चली गई, सिंगापुर चली, मैं घूमती रहती थी, तो मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, पापा भी नेवी में थे तो बाहर ही रहे हैं, तो हम है भाई। और कपड़े पहनने से ना किसी के करैक्टर को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो लोग के क्या करते, मान लो मैं जो ना फ्रॉक पहनती हूँ, वेस्टर्न ड्रेस पहन के चली गई रोहतक, और सामने से कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई खाप के आदमी आ रहे हैं, इसे लत्ते पैर है, नुआ होगी, किसी के लांडे जाए। आज वही चीज उल्टी हो गई है। आज जब मैं आती हूँ तो लोग यूं कहते भाई इस लड़की ने जो कर दिया ना, कोई कर नहीं सकता। तो वक्त लाना पड़ता है जी, वो वक्त लेके आए हैं। तो कभी लगता है जैसे यूके में आप रहते हैं कि हरियाणा को भूल जाओगे आप? ना, मैं तो ना भूल, मैं तो ज्यादातर हरियाणा में रहूँ, आती जाती रहूँ, मैं तो नहीं भूल सकती। मेरे तो दिल में, मैं तो हरियाणवी बोलती हूँ, हरियाणा पूरा कल्चर वो करती हूँ अपना। जी, आपकी गाड़ियाँ भी देखी है। गाड़ी देनी पड़ती है लड़की को। मैं तो हर लड़की, देखो एक चीज और को समझो, आपको कोई थप्पड़ मारेगा, ठीक है, मैं गांधीवादी विचारधारा की नहीं हूँ कि कोई थप्पड़ मारेगा, भाई मैंने गाल आगे कर दिया, बोला तू एक और मार ले, मैं नहीं हूँ। मैं तो बोलती हूँ, शुरुआत करूंगी नहीं, खत्म मैं करूंगी, कोई हो लिया चाहे। मैं दबंग हूँ और दबंग घर की हूँ, ये और बता दूँ मैं। मेरे पता भी है लोगों को, भाई भतीजे 50 है पीछे। मान लो किसी ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, कुछ हो गया, एक पल के लिए औरत हूँ, रो लूँगी, इमोशनल हूँ, लेकिन पीठी पीछे माफ़ी नहीं है किसी को भी।
तो क्या होता है, रही गाड़ी की बात, आपके करेक्टर को लेके कोई बोलेगा, आपको कोई ह्यूमिलिएट करेगा, आपको कोई टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, और आपकी गलती नहीं है, तो भाई गाड़ गाड़ के लठ भी मारने पड़ जाए। तो वो अपनी लड़ाई इंसान को लड़ने में सक्षम होना चाहिए। मेरी आइडियोलॉजी सदा रही है। अब देश आज बढ़ चुका है, कोई आदमी गांधी को मानता, कोई गोडसे को मानता है। तो भाई एक बात और है, जब पूरे देश में विचारों की लड़ाई चल रही है ना, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। तो मेरी आइडियोलॉजी भी ये है कि जी देखो, गलत किसी गरीब का करो मत, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, लेकिन कोई आपने घना दुखी करे तो फिर भाई तेरा जैसे दिल करे आ जा, फिर हम उस विचारधारा के लोग हैं। हरियाणा में आपको क्या लगता है, कोई महिला अगर ताकतवर है तो कौन है हरियाणा के अंदर? महिलाएं तो सारी ताकतवर है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल तो मैं क्या ही नाम लूँ, सारी ताकतवर है, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन हाँ, आज भी एक चीज़ का मैं गैप देखती हूँ, सोशल लेवल पे कोई भी नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे मिल जाएंगी, देखो बीजेपी में है, कद्दावर नेता है, कोई दो राय नहीं है, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। कांग्रेस में है, बढ़िया लीडरशिप है, लेडीज़ हैं, बोल रही हैं। चौटालाज में है, बोलेंगी। लेकिन सोशल मुद्दों पे अगर आज किसी की बेटी के साथ गलत हो गया, आज किसी ने क्राइम कर दिया, कोई दिक्कत हो गई, तो वो महिला एक ही थी मेरे ख्याल से। अभी मैंने तो मेरे जाने के बाद अब तो कोई ऐसी देख नहीं ली जो रोड पे खड़े हो गए रात के 12 बजे भी ये कह रहे आजा मुखा, तो वो नहीं है कोई भी, वो लीडरशिप नहीं है। आप ही थे। मैं तो थी भाई उस टाइम पे, और मैं तो प्रूव किया है, मेरे पीछे तो लाखों आदमी खड़े थे, सबको पता ही है, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो जहाँ जिस लेवल पे रही हूँ तो एक आवाज़ पे गांव के गांव खड़े हो जाते थे। तो वो जो महिला लीडरशिप होती है ना, कि एक्चुअली उसमें महिलाओं की भी गलती नहीं। हमारा जो समाज है ना, जो पुरुष प्रधान है, विमेन को हमेशा हम सेकंड थॉट पे रखते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ना नाम का है। अभी ये देख लो ना, इतने सालों के बाद बीजेपी ने एक सीएम मुश्किल से बनाई है, ले देख है, उसमें भी इतने वो हुए हैं। तो आप कहने में रिप्रेजेंटेशन। अब तो हरियाणा का जो मर्द है ना, जो पुरुष आप लोग जो हुए, मतलब तो औरत आगे बढ़ती है तो हम उसके पीछे खड़ा होना पसंद नहीं करते। मेरे साथ भी ये चीज़ें थी। मेरे जो ट्रोलिंग होती थी ना, मेरी पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी हरियाणा के किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं, मेरी सबसे अच्छी है, भाईचारा है मेरा। बीजेपी वाले भी नमस्ते करते हैं, आएंगे तो संगीता जी आ रहे हो, चाय पी के जाना, खाना खा के जाना। चंडीगढ़ जाऊंगी तो सेक्रेटरीट से लेकर सारे नेताओं के फ़ोन आते हैं, आ रखिए बहन जी, आपने बहुत किया, आप चाय पी के जाओ, खाना खा के जाओ। कांग्रेस वाले भी सारे नमस्ते करेंगे। लेकिन अगर मैं इनको यूं कह दूंगी ना जिस दिन कि मेरे को तुम पूरे हरियाणा की कुछ बना दो और मेरे पीछे पूरे जो पुरुष कम्युनिटी है, मैन कम्युनिटी खड़े हो जाओ, वो मुझे दे वोंट एक्सेप्ट में। समझ रहे हो ना आप? तो वो उनको बर्दाश्त ही नहीं होता, लुगाई क्यों कर आगे बढ़े हैं वो। आज भी हरियाणा में वो गया। अगर आपको मौका मिल जाता है तो हरियाणा में आप पहला बदलाव क्या करोगे? अब तो मैंने देश छोड़ दिया, अब तो मैं वहीं पे रहती हूँ। बदलाव ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि देखो, एक चीज़ है, क्राइम फ्री स्टेट हो, मेरी तो ये डिमांड है। मैं तो सरकार को भी बोलती हूँ, हरियाणा सरकार को मैंने कई बार बोला है, ऑफिशियली बोला है। जब भी मिलती हूँ एक ही बात बोलती हूँ, और ऑफिशियली बोल के गई थी पिछली बार। ये बहुत दुर्भाग्य है, औरतों से फिरौती मांगी जा रही है, आदमियों से चलो आदमी के बैर है, अकेले नहीं हूँ, 10 महिलाएं और हैं जिनसे मांगी है, जो ठीक ठाक है। चाहे वो कोई सोशल मीडिया स्टार हैं, चाहे कोई वो ये जो अपने हरियाणवी इंडस्ट्री में है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि क्राइम उस लेवल पे आ गया कि फ़ोन करके बोला 5 करोड़ भिजवा देना, तेरे घर के ना मार देंगे। तो आदमी दुख तो होता है? करोड़ों का टैक्स भरो तुम इस देश में, इतना पैसा कमाओ, गलत काम नहीं करो, इज्जत की लड़ाई लड़ो, इतना करो, और आपसे फिरौतियाँ मांगे जाएं, तो दुख तो देखो होता है फिर इंसान को। आप इमिग्रेशन का एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जैसे जो डंकी वाला काम है और डिपोर्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि एक बार तो ये हो गया था गाँव के गाँव खाली हो गए। हाँ बिल्कुल है जी। लेकिन अब वापसी जो आ रहे हैं, तो कैसे मानते हो आप इनका जाना गलत था? कैसे जाएं? देखो, जाना गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो डंकी के लिए मैंने बहुत लिखा भी है, मैं तो बोलती हूँ डंकी से जान। मेरा इवन जब हमने इमिग्रेशन का बिजनेस शुरू किया था, मेरे ब्रदर एक्चुअली 18 साल से इसी लाइन में है, मेरे रियल ब्रदर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जॉब की है, मतलब नोट एजेंट। तो हमें नॉलेज थी कि भाई बच्चे कैसे जाते, तो मैं हमेशा ना लिखती रहती थी इमिग्रेशन में डंकी गलत है। आप 2 नंबर से चले गए, वहाँ जाके आप सिर्फ अपने देश का नाम खराब ही कर रहे हो। वहाँ पे जाके पहला शब्द क्या होता है सैलम डालने के लिए, हमें देश में जान का खतरा है। आप इंडियन हो, प्राउड इंडियन है। और आपको मैं बता दूं, विदेश में व्यापार करना गलत नहीं है, पढ़ने जाना भी गलत नहीं है, सेटल होना भी गलत नहीं है, लेकिन हम अपने देश को डिफेम नहीं कर सकते ना, हम हैं इंडियन ना जी। तो वहाँ जाके आप असाइलम भी डालते तो बोला देश की सरकार से खतरा है, खालिस्तानी बता देते हैं खुद को, ये बता देते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। पैसे कमाने के चक्कर में लोग 2 नंबर से जा रहे, पैसा ज़्यादा है वहाँ पे, नो डाउट, अमेरिका में पैसा बहुत है।
आप जा रहे हो, जो वापिस आ रहे हैं वो तो भेजेंगे जी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इनका। अब वो देखो, वो भी ज़्यादा बच्चे नहीं भेजेंगे, वो ट्रंप का चुनावी मुद्दा था। आजकल ट्रंप की पीआर है ये, और कुछ नहीं है। उनको यूँ है कि 20-20 हज़ार को भेज देंगे, 10 लाख मारे जाएंगे जी। 10 लाख के करीब बच्चे अपने गए हुए हैं डोंकी से, वहाँ पे 8-10 लाख का डेटा है। तो 10 में से 20 हज़ार भेज के वो थोड़ा सा वहाँ के जो स्थानीय उनके अमेरिकन उनको दिखा देगा भाई मैंने बच्चे भिजवा दिए। वो दिखाने के आती के दत दिखाने के और खाने के और बाकी वहाँ पे आज के दिन, मैं भी रिसेंट अमेरिका से आई हूँ, कुछ नहीं है, किसी को नहीं पकड़ रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। जिनके वहाँ पे डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, असाइलम लगी हुई है, कोर्ट में मैटर चले हुए, उनको नहीं भेज रहे हैं। ये उनको भेज रहे हैं जिनके पास पेपर ही नहीं है, जिन्होंने असाइलम नहीं डाली, जिसने वहाँ पे कोई क्राइम कर दिया, जो रिसेंटली कैंप में बंद है, जिनकी गारंटी नहीं दी गई, उन लोगों को भिजवा रहे हैं, वरना नहीं भेज रहे हैं। तो फिर क्या कुछ आप राय दोगे अगर कोई मतलब? मैं तो देती रहती हूँ मनदीप जी। मैं तो इसमें मेरा मानना ये है कि पहले इंसान को ना ट्राई करना चाहिए 12th करते ही। एक तो आपको विदेश जाना है ना, पहले से अपना ना तैयारी करके चले। अपना 12th का दिया, ग्रेजुएशन का दिया, स्टूडेंट वीज़ा लीगल रूट है विदेश जाने का किसी भी कंट्री में। पहले पढ़ने जाओ, पढ़ने के बाद वहाँ पे जाके आप अपना वर्क परमिट लो, जैसे जॉब करो, जॉब के लिए अप्लाई करो, वहाँ पे जाके फिर पीआर का रूट देखो आपको जाना है। दूसरा, अगर आपके पास स्किल्ड है, आप स्किल्स हैं आपके अंदर, तो आप वर्क परमिट करो। ठीक है, वर्क परमिट भी कैसे, बिना किसी को पैसे दिए लीगल तरीके से आप जा रहे हो। तीसरा, व्यापारी जाना चाहता है, मान लो आपके पास अच्छा पैसा, आज के दिन हरियाणा में लोगों के पास पैसा भी बहुत है, ऐसा नहीं है, पैसा अच्छे तो बिजनेस वीज़ा है, डायरेक्ट स्टार्टअप वीज़ा है, दुनिया भर के इनोवेटर वीज़ा हैं। अब यूएस में 10 करोड़ में आप बिजनेस वीज़ा भी ले रहे हो, ले रहे हैं, लेने वाले ले बिल्कुल ले रहे हैं जी। हाँ, यूके में आपको पता है लंदन में फ्री में स्टार्टअप वीज़ा मिल रहा है 3 साल का, 1 रुपया नहीं लगाना, आपको 50 लाख रुपए अकाउंट में दिखाने हैं, आप 3 साल का वीज़ा मिल जाता, स्टार्टअप यूके चले जाओ फ्री में, आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है जी। दुनिया भर के वीज़े हैं। अच्छा, एक और मामला बढ़ रहा है जी ज़्यादा, जो भी जा रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट केस आ रहे हैं वहाँ के, और कहीं ना कहीं जैसे हार्ट फेल, ये क्या समस्या है? देखो, ड्रग्स बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो मैं आपको बताऊं, एक डिप्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो आप देखोगे, विदेश में डिप्रेशन बहुत है, आइसोलेशन है। अब मैंने कल भी एक इंटरव्यू में मैंने बताया था, जिस बच्चे का इंट्रोवर्ट नेचर है, जो अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता, या जो मान लो फैमिली ओरिएंटेड अच्छा है, मतलब भाई बहन है, सिबलिंग है, आप एक होता है ना अपनी ज्वाइंट फैमिली में आप रहे हो, बोलने चलने वाला बच्चा, और वहाँ जाके आप आइसोलेट हो जाते हो, एकदम से आपसे कोई बात करने वाला नहीं, आप डिप्रेशन में हो। आपको डिप्रेशन होगा तो आप गाड़ी रोड पे चलाओगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है एक्सीडेंट होने का आज के दिन जी। कितने देश घूम चुके हो आप? कम से कम 100 ऑन रिकॉर्ड है मेरे, 3 पासपोर्ट है, फुल है भरे हुए, तीसरा पासपोर्ट चल रहा है मेरा। तो फिर कैसा फील होता है, एक छोटे से हरियाणा से आप निकले? और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैं ना, मेरी मनदीप जी, मैं गांव की बेटी थी, गांव में रही हूँ, वहीं स्कूलिंग है, वहीं पढ़ी हूँ, लामणी करया करती, गोबर गिरा करती। मैंने ना जिंदगी में नहीं सोची थी मैं इतनी कामयाब हो जाऊँगी, नो डाउट मैंने मेहनत बहुत की है और भाग्य भी है। देखो, मैं तो यूँ नहीं कहूँगी मैं अकेली मेहनत काम आती है, आपको ना सब कुछ काम आता है आपका, तो अच्छा तो लगता है। ये पूरी दुनिया देख ली, छोटी बात है कि मतलब दुनिया के हर कोने में, हर कंट्री में, सब में कुछ कर लिया। अब कुछ ऐसा हो गया, क्या रह गया, क्या नहीं किया, मैंने सब कर लिया। और मैं सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा वो रही, तो सब में कुछ कर लिया, मतलब खुश हूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं है जी। तो हरियाणा जैसे तरक्की कर रहा है हर चीज़ में, अगर बात करें सिंगर की, तो वहाँ पे हरियाणवी गाने बजते हैं? हाँ, हम भी प्रोग्राम करवाते रहते, मैंने भी करवाया था प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, वहाँ पे कम्युनिटीज इकट्ठी होती, किसी भी सिंगर को यहाँ से बुला लेते हैं, भैया आ जाओ। कौन से आ चुके हैं अभी तक? अजय हुड्डा आ चुका है, सुमित पाड़ता आया था अभी हमारे पास वहाँ पे। अभी सपना जी का प्लान कर रहे थे, लेकिन वो फिर उनको डिलीवरी का टाइम चल रहा था, सपना का प्लानिंग चल रही है, अभी हो सकता है सपना जी आ जाएं। डांडा टच में है, डांडा का इस साल कैंसिल हो गया, क्योंकि वो बोले कि बहन जी बोला अगले साल का देखेंगे, उस साल उसके इंडिया में शो। तो अपने हरियाणवी जो इंडस्ट्री हम प्रमोट करते रहते, भैया आ जाओ, मेरे तो सारे साथ के हैं, तो मैं कहती हूँ भैया आ जाओ, बच्चों का मन लग जाएगा, वहाँ हरियाणवी कम्युनिटीज़ का थोड़ा सा वो हो जाएगा, आते रहते हैं। अजय का तो शो करवाया था मैंने, हुड्डा का वहाँ पे लाइव शो करवाया था अजय का। हाँ, मैं नहीं कर रहा था, स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा आपने कौन सा गाना सुना है कि सबसे ज़्यादा बार सुना, बार बार? हरियाणवी गाना कोई? देखो, अगर कई है गाने ऐसे, सबसे ज़्यादा तो मेरे को जो पसंद है वो मैं सुनती हूँ, तेरी नचाई नाचूंगी, इस दुनिया की औकात नहीं, वो वाला गाना मुझे ज़्यादा पसंद था, और वो मेरी पर्सनैलिटी पे भी सूट करता है भाई, प्यार। कि भाई किसी ने काम कराना है तो प्यार तो बोल लगा तो कर देंगे अपने दम पे, मतलब वो है। तो वो मुझे गाना उनका बड़ा अच्छा लगता था, वो मैं बहुत सुनती थी, आज भी सुनती हूँ, हरियाणवी तो सुनती है। एक वो 52 गज का दामन बहुत चला था गाना, और बड़ा अच्छा गाना था प्रांजल का, ये था। बाकी भाई देखो, अपने अपने दोस्तों के सारे सुन लिए हैं,
बाकी ये है कि फैमिली स्पोर्ट शुरू से ही स्पोर्ट हाँ, मेरे मम्मी पापा भाई जी मेरे घर में 3 मतलब मेरे मेजर पिलर रहे हैं मेरी सक्सेस में, मैं ये कहूँगी। और बाकी हरियाणा के भी कुछ लोग हैं जो मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट हमेशा मेरे दोस्तों का रहा है। मेरा सर्कल बहुत अच्छा था, टच वुड, मतलब मेरा पॉलिटिकल सर्कल भी अच्छा रहा है, सोशल सर्कल भी मेरा बहुत अच्छा रहा है। मेरी मतलब एक चीज़ और है, कामयाब होने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत संगत की है। आपकी संगत ठीक है तो आप कामयाब हो, संगत का असर है सारा। जी। तो फिर जब हरियाणा छोड़ के आप यूके गए थे, वजह क्या थी? एक तो ये भी सेटल होना है, भी बाहर होना है, या नहीं फिर नहीं, यहाँ एक्चुअली कोरोना चल रहा था option मनदीप कम जी। थे या नहीं कुछ नहीं भी? नहीं, कुछ नहीं था, ऑप्शन यहाँ बहुत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं आज भी यहाँ भी इंडिया में भी काम है, मेरा सब कुछ काम है, अपने यूके में भी काम है, यहाँ भी काम है। मेरा एक्चुअली जाने की वजह कोरोना था। कोरोना चल रहा था, फैक्ट्री थी हमारी बहादुरगढ़ में एक, तो वो उस टाइम पे कोरोना में बंद हो गई, काम कुछ था नहीं, मैं फ्री थी, तो मैं फ्री नहीं बैठ सकती। मेरा ये है कि भाई कुछ ना कुछ करते रहो। तो मुझे ये था कि 1 साल के लिए अपना है ना एजुकेशन का कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी MBA हुई थी 2011 में, तो वो बीच में गैप हो गया था। तो मुझे ये था कि अपना कोई ना ऐसी स्किल्स ले लूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस में ही कुछ करना था। तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था कि मैं कुछ तो सीखूंगी, 1 साल के लिए यूके चली जाती हूँ, थोड़ा टाइम सा पास हो जाएगा। मैं तो गई थी इसलिए, लेकिन मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो वहाँ पे अपना एक्चुअली मेन काम ना मेडिकल का है, ये इमिग्रेशन का नहीं है। इमिग्रेशन साइड बिजनेस है, मतलब सिस्टर कंसर्न कंपनी है हमारी, मेन का मेरा मेडिकल का है वहाँ पे, हमारे केयर होम है वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे लगे इस इंडस्ट्री में, देखो व्यापारी तो ये सोचता पैसा किस में लगाए क्या करें, तो मैं उस इंडस्ट्री में आ गई कि वहाँ बहुत तगड़ा स्कोप है। तो हमारे अडल्ट केयर होम है, डोम केयर है, हम लोगों की ना कंपनी है वहाँ पे। तो अगर कोई आपसे सलाह लेना चाहे तो फिर कैसे कनेक्ट हो सकता है आपसे? हमारी वेबसाइट्स हैं, मेरे को सब जानते हैं, वेबसाइटों पे नंबर है, व्हाट्सअप पे नंबर है, तो नंबर पड़े रहते हैं भाई, एक पैसा नहीं लगेगा। मैं तो ये कहती हूँ, देखो अगर किसी को अपने बच्चे को लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से जाना है, आपका चाहे 10 साल का गैप भी है, 15 साल का गैप भी है, मैं तरीका बता दूंगी, किसी ना किसी कंट्री में भेज दूंगी लीगल तरीके से, बिना पैसे लिए, चाहे वो बिजनेस वीज़ा लगे, चाहे स्टार्टअप लगे, चाहे कोई आपका मतलब है ना वो स्केल अप वीज़ा लगवाऊँ, स्टूडेंट लगवाऊँ, कुछ भी लगवाऊँ, लीगल भेज देंगे। रुपये में ठग्गा बग्गी में मत फंसो कहीं भी ना, हमारा ये रहता है। जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं, तो ये अफवाह चल रही है कि अब वो कहीं और देशों में नहीं जा सकते, तो कुछ ऐसा है मैम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरे खुद के पास अमेरिका से डिपोर्टेशन के बच्चों को मैंने स्टूडेंट वीज़ा पे यूके बुलाया, ऑन रिकॉर्ड, आपके कैथल से ही है, मैं नाम भी बता सकती हूँ, ऑन रिकॉर्ड। मैंने अमेरिका से डिपोर्ट बच्चे को 2 साल पहले वो डिपोर्ट हुआ था, उसको मैंने स्टूडेंट वीज़ा पे यूके बुलाया। कम से कम 12-15 बच्चे ऐसे जो डिपोर्ट होकर अमेरिका से आए हैं और वो बाद में स्टूडेंट वीज़ा पे गए। स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी का पैसा है तो बिजनेस वीज़ा, ऐसा नहीं है कि डिपोर्ट हो गई तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इवन क्या है, यूके से भी बच्चे डिपोर्ट हो गए दोबारा यूके आ जाते हैं। बैन जो होता है ना टाइम पीरियड का होता है। अभी लंदन में तो डिपोर्ट करता है ना, बस वो हवा नहीं मचाते। अमेरिका वाले ने ज़्यादा मतलब वो ताम झाम कर दिया, यहाँ की इंडियन मीडिया ने भी अमेरिका को ज़्यादा वो कर रखा है। डिपोर्टेशन इज़ नॉर्मल, रूटीन प्रोसेस है, डेली लंदन से बच्चा डिपोर्ट होता है, डेली, हमारा डेली का काम है हमारे, क्योंकि इससे बिग एसोसिएट ग्रुप है हमारा। क्या कि हमारे खुद के लॉयर हैं, हमारी कंपनी में लॉयर्स हैं, इमिग्रेशन एडवाइजर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, तो हमारे पास डेली केसेज आते हैं, भाई हमारे बच्चे की बेल करवा दो, हमारा बच्चा पकड़ लिया, हमारे बच्चे का ये करवा दो। तो इसे ग्रुप तो वो हवा बना दिया, हवा मीडिया बना ने। दिया। अमेरिका में नहीं, यूके से भी डिपोर्ट होते हैं, डेली कनाडा से होते हैं, यूके से होते हैं, डेली डिपोर्ट होते हैं बच्चे। तो जो फेक पेपर पे जाता है वो डिपोर्ट होता है, जो असाइलम डालता है वो उसका केस खत्म हो जाता है उसको डिपोर्ट करते हैं। जो गलत, अब जैसे क्या होता है स्टूडेंट वीज़ा पे आप यूके में हो, जैसे डिलीवरी का काम नहीं कर सकते, हरियाणा का बाल कर डिलीवरी आ जाती। हमारे बच्चे मेहनत करके कम खुश हैं, उनको ईजी काम चाहिए, तो वो क्या कहेगा गाड़ी में ऊबर कर लूँ, ऊबर चला लूँगा और डिलीवरी का काम कर लूँगा। डिलीवरी अलाउड नहीं है स्टूडेंट को, वो पकड़े जाते हैं, पकड़ के बोला कित का है, बोला हरियाणा का, 2 दिन का उनका लीगल प्रोसेस होता है, बैठ फ्लाइट में पहुँच। तो अब तो बहुत सारे जैसे बच्चे हर कंट्री में मिल जाएंगे, अगर आपको मिल जाए तो मिलते रहते हैं भाई हरियाणा मेरे को तो ऐसा है, आप आके देखो लंदन, मैं तो घर से निकलती हूँ तो मार्केट में 2-4 मिल जाए बेबे राम राम मेरे एरिया में, क्योंकि मैं इंडियन कम्युनिटी वाले एरिया में ही रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं वहाँ पे भी हाई कमीशन के साथ भी एसोसिएट हूँ, तो वो भी मेरे को जिम्मेदारी वहाँ के जो अपने डेलीगेट्स हैं ठीक ठाक आदमी दे रखी है कि बेटे ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ ना संभालना पड़ता है। मंदी भी एक चीज़ क्या है, जवान बेटियाँ जाती हैं वहाँ पे, थोड़ा सा खालिस्तान का भी ज़्यादा असर है, तो हम नहीं चाहते हमारा बच्चा गलत चीज़ों में फंसे। कोई बच्चा अभी जैसे वहाँ पे एक बच्चे के साथ केस हो गया था, बड़ी दुर्भाग्य हुआ, हरियाणा के एक बच्चे ने एक लड़की को छेड़ दिया, गौरव की बेटी थी, छोटी उम्र की थी, उसको बड़ा ह्यूमिलिएट वहाँ की एजेंसीज ने किया है। तो 3 साल पहले की बात है, उसको ना उससे वीडियो बनवाई, तो ऐसे बोल, क्योंकि उसने क्या क्या आजकल ना वो क्या करते हैं वहाँ पे कम एज की लड़कियाँ, ये बड़ा ग्रुप चल रहा है वहाँ पे फेसबुक पे ना, जवान लड़कों को मैसेज कर देते हैं, अपने लड़के जाते ही वो लड़की से फालतू की सेक्सुअल चैट उसने कर ली,
उसको उठा लिया एजेंसीज ने। तो मैं वहाँ भी कोशिश करती हूँ, ऑफिस में बच्चे आते हैं उनको एक बात समझाती हूँ, जो भी जवान बेटा हरियाणा से जाता है बकवास मत करिए उड़न, उसमें हमारी बेइज्जती है। हरियाणा के बालक ने छोरी छेड़ दी, वो छेड़ी नहीं थी, आपने सिर्फ चैट करी, उस चैट पे एजेंसी आपको उठा लेंगे। वहाँ पे एजेंसी खुद क्लाइंट बन के बात करती रहती है टू चेक द इंडियन माइंड की क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये रहता है, मैं अपनी लड़का हो लड़की हो एक बात कहती हूँ, ड्रग्स नहीं लेनी है। आपको क्लबों में जाते हो तो नीडल मार देते हैं ड्रग्स की ना, वहाँ पे बड़े साइकिक लोग बहुत हैं एक्चुअली, इनसे बचना है, क्राइम में नहीं फंसना है, क्राइम नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी होता तो फिर यहाँ से सामाजिक आदमी की प्रॉब्लम क्या है कि सरकार भी मेरे को कई बार जैसे ना ऑफिसर्स भी कॉल करते हैं, इनके पास FIR आती है, यहाँ पे बात होगी, संगीता देख एक बार निपटा के हो गया। तो ये भी एक है कि हरियाणा सरकार के साथ अच्छा है मेरा, तो ये लोग भी फिर फ़ोन कर देते हैं कि संगीता एक बार तू वहाँ बैठिए देख क्या हो गया। जिम्मेदारी बहुत है फिर, क्योंकि जमीन बेच के जाते हैं तो मेन आपका कहना ये है कि फुकराबंदी ना करें। फुकरापंती ना करे, बच्चे हैं ना जी, अपने वाले बच्चे करते हैं वहाँ पे। अभी जैसे क्या हुआ था पिछले साल इंडिपेंडेंस पे अपने बच्चे का मर्डर हो गया था यूके में, खालिस्तानियों ने अपना बच्चा मार दिया था, चक्कू मार दिए। क्यों गए भाई तुम खालिस्तानियों से भिड़ने? आपको नहीं भिड़ना है, अनुमान नहीं बढ़ना है, मैं वहाँ भी समझाती हूँ। कनाडा में एक बात, वो जो 4 बच्चे डिपोर्ट हुए हैं, जो वो मंदिर वाला मैटर था उसमें हमारे बच्चे वो पढ़ने जा रखे थे, क्यों गए भाई? तो अगर मान लो खालिस्तान गलत कर रहा है, तुम क्यों अनुमान बन रहे हो? सरकार आप देख लेगी। बेटर क्या होता कि वहाँ की एजेंसीज को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो, हरियाणा सरकार को इन्फॉर्म करो, आप इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो, तब लठ लेके क्यों पिटन लग रहे हो? फिर अपना डिपोर्टेशन करवा रहे हो, पेपर खराब कर रहे हो, वो गलत है। अब मान लो मेरे को धमकी मिलेगी या मेरे को कोई भी कुछ करेगा, एक तो ये है कि मैं विचार क्रिमिनल हायर करके उन कुछ करवा दूँ, दूसरा है कि मैं पुलिस को अपडेट करूँ। तो बेटर ये होता, अभी जैसे ये रोहतक में कांड हुआ, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट कर देते, बोला लड़की ब्लैकमेल कर रही थी, कर रही थी, नो डाउट कर भी रही होगी, पुलिस ने कहा है। तो अब लड़के का फर्ज क्या था भाई, पुलिस में जाके FIR करवा के और उसको जेल में भिजवा दे जी। फर्ज ये है ना, तू कानून हाथ में क्यों ले रहा है? तूने उसको मार के अपनी जिंदगी खराब करके तूने 20 साल अपनी लाइफ खराब कर ली। समझ रहे हो ना मनदीप जी? आप क्राइम मत करो ना, उसका परिवार की भी सारी बच्चों की मारने का राइट किसने दिया भाई? ब्लैकमेलर है, नो डाउट ब्लैकमेल किया, तू क्यों नहीं FIR करवाई? पुलिस बैठी, हरियाणा पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है भाई, किसी गलत होगा तो खड़े पावेंगे। अब मान लो हमारे साथ नहीं, कितने लोगों ने यहाँ बुरा किया, अगर किसी ने हमारे साथ ह्यूमिलिएट किया, सरकार ने 1 मिनट में मेरा साथ दिया, मैं इसने ये किया जी देखो इसको, तो आप ये चीज़ें हैं, गलत मत सहो ना, गलत मत करो। लेकिन हमारे वाले आप पे सिर्फ फोड़न लाग जाए, वहाँ भी यही चल रहा है। कनाडा में भी जो पंगा हुआ ना, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियंस को वीजे देने कम कर दिए, क्योंकि सरकार दुखी हो जाती है। बिल्कुल, हमारी गलतियों की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान हो। धमकियां अब कितनी मिलती है मुझे, कोई सिर्फ पागल था एक बार लाइव आके धमकियां दे रहा, कोई यूरोप में बैठा था जी, ऐसे देते रहते भाई, देते रहो। क्यों? अच्छा खालिस्तान मुझे पिछले 5 साल से धमकी दे रहा है, अब मैं लंदन में और इनका प्रभाव ज्यादा है, वहाँ पे साउथ हॉल में तो ऐसा कि यार दूसरा बंदा खालिस्तानी है, अब मेरे को धमकी देते हैं ये लोग, मार देंगे, मार भी दे भाई कल को, पर कोई भी नहीं, मर जाऊंगी देश के लिए मरूंगी, कोई बात नहीं, डरेंगे थोड़ी तरह से, मखा तू खालिस्तानी है तो तरह से डरूंगी मैं तो नहीं डरती। तो ये है भाई रिस्क, आपको देखो, आप सामाजिक हो, पॉलिटिकल लोग हो, तो डरना तो क्या, फिर बोलेंगे भाई, हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो ये है जी, मैं बच्चों को ये समझाती हूँ भाई, इन खालिस्तानियों के चक्करों में। अच्छा वहाँ पे एक चीज़ और है, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, आपके माध्यम से कहूँगी, एक पाकिस्तानियों ने क्या कर रखा है वहाँ पे कि जो हमारे ये एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, जवान लड़कियां हमारी जाती हैं पढ़ने, इनको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी बेटियों को, मैं तो हरियाणा में लोगों को बोलती हूँ, बच्चा किसी भी कंट्री में पढ़ने जाए भाई, कम से कम भाई रिलेशनशिप का ज़माना आ गया, आप लोग कम एज के बच्चे, आप अफेयर्स हैं आपके, आप ठीक है, सब कुछ है, सब जायज़ है, लेकिन कम से कम इतना भी मत जाओ ना, पाकिस्तान में जा रहे हो वो तो बकस दो कम से कम। और वो बड़े ना एक तहत चला रखे, इन्होंने प्रोग्राम चला रखा कि इंडिया की आ रही है लड़की, इसको वो करना। बहुत लड़कियाँ मैंने अपनी देखी, हरियाणा की, पंजाब की, तो वहाँ पर उन लड़कों के साथ लिविंग में रह रही है, रिलेशनशिप में रह रही हैं, फिर वो उनका 2-4 साल यूज़ करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो भी आजकल चल रहा है। तो बच्चों को अवेयर होना बहुत जरूरी, तो अवेयर करते रहते भाई, इनसे बच लियो। और क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? बस और तो ये है कि भाई अपने लीगल तरीके से जाओ, पढ़ लो, पढ़ के जाओ। मेरा तो देखो ये है, मनदीप जी आप भी कहती थी थोड़ी सी मेहनत कर लो, मेहनत करोगे तो हर चीज़ में कामयाब हो जाओगे। इंडिया में भी कमी नहीं है नौकरी की, ऐसा नहीं है, इंडिया का आज के दिन बहुत ऊपर जा रहे हैं हम लोग, जॉब्स की कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन ये है कि स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स नहीं है बच्चों में, बिना स्किल्स किसी को कोई नहीं पूछता मार्केट में। ये है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो रहा है और बहुत सारे मुद्दों पे आज बातचीत भी की है। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्रोल मत करें। धन्यवाद।